नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान की संपूर्ण नदियों के और झीलों के बारे में ये टॉपिक। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान में जो नदियाँ हैं, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, अंतः प्रवाहित नदियाँ या मानसूनी जो नदियाँ हैं उनके बारे में, और जो राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आप मेरी क्लास में नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के आप बैठिएगा और मेरी क्लास को अटेंड कीजिए। और हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दोगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज मैं जो बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से, विस्तार से आपको जानकारी के बताऊंगा कि किस क्षेत्र में और कहाँ पर ये प्रवाहित होती है और किन काम या किस कार्य में, यानी जल विद्युत के लिए या फिर सिंचाई परियोजना के लिए काम में आती है, या फिर उद्योग स्थापित हैं वहाँ पर। और झीलों के बारे में बताऊंगा और उन झीलों में आने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। तो ये टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन है ये, और पहला क्वेश्चन है कि गोसुडा बांध किस नदी पर निर्मित है। यानी राजस्थान में जो गोसुडा बांध है वो कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है, निर्मित किया गया है, तो उसके बारे में बताना है। तो इसमें हमारे पास में 4 विकल्प हैं और उनमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमारे लिए विकल्प ए है, वो है बेड़च नदी, यानी घोसुडा बांध क्या बेड़च नदी पर है। बी है क्या गंभीरी नदी पर है। सी है क्या खारी नदी पर है। और डी है क्या मोरेल नदी पर है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि घोसुडा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर हम देखें तो घोसुडा बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित है। और चित्तौड़गढ़ जिला आप डायग्राम में देखोगे तो ये चित्तौड़गढ़ जिला आता है। ये चित्तौड़गढ़ जिला आता है, आप देख रहे हैं। और आप डायग्राम को देख करके, जिलों को देख करके आपके पास सामने एक नदी आ रही है कि चित्तौड़गढ़ से होकर के ये नदी गुजरती है। इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप पहले समझना होगा कि कहाँ है और कैसे ये किसकी सहायक नदी है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिला है और चित्तौड़गढ़ जिले से एक नदी प्रवाहित होती है। और इस तरफ आप एक मुख्य नदी है, वो है बनास नदी। ये बनास नदी है और वो जाकर के चंबल में मिलती है इस तरह से, ठीक है। तो इसकी ये सहायक नदी है। तो ये चित्तौड़गढ़ में बहती है सहायक नदी, और इस नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध, यह बांध है वो जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चित्तौड़गढ़ जिले में। यानी चित्तौड़गढ़ जिले की जल आपूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इस नदी की बात करें, ये जो नदी है, इस नदी की अगर बात करें तो वो है बेड़च नदी। और बेड़च नदी पर यहां पर स्थापित किया गया है एक बांध, और इस बांध का नाम है घेसुडा बांध। तो ये घोसुडा बांध है वो बेड़च नदी पर स्थापित किया गया है चित्तौड़गढ़ जिले में। और बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है बनास नदी की सहायक नदी। तो आपको नोटबुक में नोट करना है कि घोसुडा बांध किस नदी पर है, बेड़च नदी पर है। बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है, बनास नदी की है। और किस जिले में है, तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो आपको तीनों चारों डिटेल से ऑप्शन मिल गए हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हमारे लिए होगा ए।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है ए, बेड़च नदी पर घोसुड़ा बांध स्थापित है चित्तौड़गढ़ जिले में और बनास की ये सहायक नदी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला हमारे लिए क्वेश्चन रहेगा ये, निम्न को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके लिए नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ उद्गम की पहाड़ियां दे रखी है। तो उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है, किस नदी का? तो नदियों की अगर बात करें तो हमारे पास में 4 नदियां आती है, साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी और सोम नदी। ये 4 नदियां हैं और एक तरफ हम पहाड़ियां देखें तो सेवर की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, उद्यनाथ की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां, ये 4 पहाड़ियां हैं। तो अगर हम देखें जो सबसे पहले हमारे पास में साबी नदी, और साबी नदी है उद्गम है वो होता है सीकर जिले से, यानी जो राजस्थान का सीकर जिला है वहां से इसका उद्गम होता है। और साबी नदी है तो इसके लिए वो सेवर की पहाड़ियों से होती है। तो याद रखना है आपको, सह से सह है, यानी साबी, सेवर और सीकर, सा से सी, यानी साबी नदी कौन सी पहाड़ियों से? सेवर की पहाड़ियों से। और किस जिले से में उद्गम होता है? तो वो होता है सीकर और सवाई माधोपुर जिला है, उनमें ये पहाड़ियां हैं। तो उनकी ढलानों, जो पहाड़ियों की पूर्वी ढलान है, और सेवर की पहाड़ियों की पूर्वी ढलान से इस तरह से मान लो सीकर जिले में इस तरह से पहाड़ियां हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से पूर्वी छोर से इस तरह से नदी का प्रवाह होता है। ये इनका नाम है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। तो यहां से साबी नदी का उद्गम होता है। अब 2 नंबर आते हैं बाणगंगा नदी। अगर बाणगंगा नदी की बात करें तो ये बाणगंगा नदी जयपुर जिले से इसका उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का। और जयपुर जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेराट की पहाड़ियां, और बेराट की पहाड़ियां विराटनगर या बेराट की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। तो यानी साबी है वो सेवर की पहाड़ियों से हम सुमेलित कर देते हैं, बाणगंगा है उसका बेराट की पहाड़ियों से कर देते हैं। और अब हमारे पास में है रूपारेल नदी। अगर रूपारेल नदी की बात करें तो वो रूपारेल नदी अलवर जिले से निकलती है, और अलवर जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उद्यनाथ की पहाड़ियां, और उद्यनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी का हम सुमेलित कर देते हैं उद्यनाथ की पहाड़ियां 3 नंबर। अब हमारे पास में आता है सोम नदी, और सोम नदी की अगर देखें तो सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। यानी उदयपुर जिले में ऋषभदेव का मंदिर है और ऋषभदेव के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, वहां से सोम नदी का उद्गम होता है। और उस पहाड़ियों को कहते हैं अमरकटक, और अमरकटक से होकर के वो जाती है। तो यानी इसका बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं वो इसका सही होगा। तो सोम नदी है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियां। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4। तो बी विकल्प है वो सही है। तो ये आप डाल लीजिए कि साबी है नदी है वो सेवर की पहाड़ियां, और सेवर की पहाड़ियां हैं वो सीकर जिले में मौजूद है। तो आप लगा लेना। बाणगंगा नदी बेराट में, और बेराट है वो जयपुर जिले में है, बेराट की पहाड़ियां। रूपारेल नदी है वो है जिसका उद्गम होता है उद्यनाथ की पहाड़ियों से जो अलवर जिले में है। सोम नदी का उद्गम है वो होता है उदयपुर जिले से जो ऋषभदेव के पास में है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, वहां से होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे लिए होगा बी। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरह से, मैं आशा करता हूं। तो आप अपनी नोटबुक में डाल लीजिए, सेवर की पहाड़ियां ऐसे याद नहीं रहेगा तो सीकर जिले में डाल लीजिए, साबी नदी का उद्गम होता है। बेराट नदी जयपुर जिले में,
रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां हैं जो अलवर जिले में। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं जो किस जिले में, उदयपुर जिले में। तो आपको इन नदियों का उद्गम, और उद्गम मैं बता देता हूं किसको कहते हैं। एक होता है मुहाना और एक होता है उद्गम। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ये जैसे पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ी है और एक तरफ कोई सागर हो, महासागर हो या कोई नदी हो, तो ये मैं मान लेता हूं सागर है, ठीक है। तो ये सागर है। जब नदी किसी पहाड़ी से, हिमनदीय क्षेत्र से जब निकलती है तो वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। और यहां से प्रवाहित होती हुई जब किसी सागर, महासागर में मिलती है या किसी नदी में मिलती है तो उसका ये अंतिम छोर होता है, वो होता है उसका मुहाना। तो ये इसका उद्गम स्थल कहलाता है, जहां से किसी पहाड़ियों से, किसी पर्वत श्रृंखला से या किसी झील से जब नदी निकलती है तो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। और जब किसी नदी में मिलती है या किसी सागर, महासागर में मिलती है तो वो उसका होता है मुहाना कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि बांकली बांध जो जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है। जो बांकली बांध है जालोर जिले में है और वो किस नदी पर बनाया गया है। तो नदी का नाम बताना है और नदी हमारे पास में 4 है। ए में है खारी नदी, बी में है जवाई नदी, सी में है बाडी नदी और डी। तो बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है, तो ये पूछा गया हमारे लिए क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बांकली नदी है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो हमारे पास में 4 नदियां हैं, खारी नदी, जवाई नदी, बाडी नदी और सुकड़ी नदी। तो अगर ये देखें तो ये जालोर जिले में अवस्थित है और जालोर जिला हम देखें तो ये आप यहां देख सकते हैं, ये जालोर जिला है। ये आप देख सकते हैं ये जालोर जिला है। तो इस जालोर जिले में ये बांध सुकड़ी नदी पर बनाया गया है। यानी यहां से सुकड़ी नदी बहती है और सुकड़ी नदी है वो एक लूणी नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी। तो डी आंसर इसका सही है कि सुकड़ी नदी पर है ये बांध है वो बनाया गया है और जिसका नाम है बांकली बांध। किस जिले में है, तो वो है जालोर जिले में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि बांकली बांध है वो जालोर के किस जिले में बनाया गया है। तो सुकड़ी नदी पर बनाया गया है बांध है और किस जिले में बनाया गया है, तो वो है जालोर जिले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से डाल लोगे तो आपके लिए याद रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। अगला हमारे लिए क्वेश्चन रहेगा वो है ये, सावन भादो यानी सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में है। यानी सावन भादो जो बांध है वो इनमें से किस जिले में बनाया गया है। तो आपके पास में 4 जिले हैं, ए में झालावाड़, बी में भरतपुर, सी में उदयपुर और डी में कोटा। तो ये 4 जिले हैं हमारे पास में और इसमें बताना है आपको कि सावन भादो बांध है वो किस जिले में बनाया गया है। तो ये बांध बनाया गया है जिस जिले में वो यानी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया बांध है, सावन भादो है वो। और इसका जो उद्देश्य है वो आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर जो कनवास क्षेत्र है या फिर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना। और इसमें से लगभग अगर बात करें तो 2 दर्जन जो गांव है उनको सिंचाई के लिए जोड़ता है और ये 5800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी करता है ये बांध। तो सावन भादो बांध है बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और ये बांध है वो अरु नदी पर बनाया गया है। अरु नदी प्रवाहित होती है और अरु नदी पर सावन भादो बांध बनाया गया है। और अरु नदी है वो काली सिंध नदी की एक सहायक नदी कहलाती है। तो ये कोटा जिले में स्थापित किया गया है। कौन से जिले में?
कोटा जिले में स्थापित किया गया है अरु नदी में पर, और अरु नदी है वो काली सिंध नदी की सहायक नदी कहलाती है, और काली सिंध आगे चल करके चंबल नदी में मिलती है। तो आप कोटा जिले में जाओगे तो कोटा जिले में एक काली सिंध नदी इस तरह से आती है और फिर वो चंबल में मिल जाती है, और जब ये यहाँ चंबल पे मिलती है तो एक कोटा जिले में यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है अरु नदी, और अरु नदी कोटा जिले में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जो कोटा जिले को पेयजल के लिए और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण बांध है ये। तो ये बांध अरु नदी पर और काली सिंध की सहायक नदी है, सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाती है ये। और इसके साथ साथ में अगर देखें इनकी विशेषता के बारे में और भी देखें तो सावन भादो परियोजना है वो एक कोटा जिले में स्थापित की गई परियोजना है। और सावन भादो बांध के अलावा एक मैं अलग रोचक तथ्य और भी बता देता हूं आपको कि सावन भादो बांध और सावन भादो झील भी है, और झील की बात करें तो वो है झील सिरोही जिले में जो अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यानी सावन भादो बांध तो कोटा जिले में है, अरु नदी पर है, परंतु सावन भादो से मिलती जुलती एक झील भी है जो सिरोही जिले में मिलती है आपको, जो अचलगढ़ दुर्ग में स्थापित की गई है। एक सावन भादो महल भी है, यानी सावन भादो महल के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो डिंग जिला है वहां पर स्थापित है, जो वो ऐतिहासिक महल है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सावन भादो कड़ाइया भी है, और सावन भादो कड़ाइया के नाम लिया है तो आपको पता हो ही गया होगा सावन भादो कड़ाइया कहाँ है। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि बीकानेर जिले में जो देशनोक है, और देशनोक में माता करणी का मंदिर है, चूहे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध माता है। तो ये जो करणी माता है वहां पर जो भोग बनाया जाता है, विशाल भोग, बड़ा भोग बनाया जाता है, तो इसके लिए बड़ी कढ़ाई या कढ़ा बोलते हैं, वो है जिसे को सावन भादा कढ़ा कहा जाता है। यानी सावन भादा कढ़ाइया के नाम से वो प्रसिद्ध है, जो बीकानेर जिले के देशनोक में स्थापित है। वहां पर माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, और वहां पर ये कढ़ा प्रसिद्ध है प्रसाद बनाने के लिए। तो इसलिए 4 है, सावन भादो बांध है कोटा जिले में है, सावन भादो जो झील है वो सिरोही जिले के अचलगढ़ दुर्ग में है, लिख लेना। सावन भादो महल भी है जो डिंग जिले में है, और सावन भादो कड़ाइया है जो करणी माता के मंदिर में स्थापित है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सावन भादो बांध के बारे में पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे लिए होगा वो होगा डी। ठीक है, कोटा जिले में। तो लिख लो सावन भादो बांध किस जिले में है, कोटा जिले में। अलग से और लिखवा देता हूं, सावन भादो झील सिरोही जिले में अचलगढ़ दुर्ग में। सावन भादो महल इसका लिख लो डिंग भरतपुर में। इसके बाद में और लिख लो सावन भादो कढ़ाइया देशनोक बीकानेर करणी माता मंदिर। तो ये 4-5 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परचा बावड़ी किस स्थान पर स्थित है। यानी परचा बावड़ी है वो किस स्थान पर स्थापित है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, वो है सिरोही, बी में पाली, सी में रामदेवरा और डी में बाड़मेर। तो परचा बावड़ी की अगर बात करें तो परचा बावड़ी है वो कहां पर स्थापित है। तो परचा बावड़ी है वो रामदेव जी की समाधि के पास स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का एक केंद्र है। तो आपको रामदेव जी का नाम लिया है तो रामदेवरा नाम यहां पर आ गया, तो ये इसका सी आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी है। इससे मैं और रोचक तथ्य इससे मिलते जुलते कुछ और भी बता देता हूं कि रामदेव जी की समाधि स्थल के पास में जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है, जिसे परचा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है वहां पर कि इस बावड़ी का जल है वो एक चमत्कारी जल है। यानी ऐसी मान्यता है कि वहां का जल है वो एक चमत्कारी है
और इसका सेवन है वो करने से या फिर स्नान करने से भक्तों की मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो जाती है। यानी परचा बावड़ी में अगर जहां पर भक्त जाते हैं श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा के साथ में जाते हैं, तो वहां पर अगर स्नान करते हैं या उस जल को पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तो उसके बाद में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और चर्म रोग जैसी जो बीमारियां होती है, चर्म रोग होता है, चमड़ी का जो रोग होता है वो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाता है। तो रामदेव जी महाराज की वहां पर कृपा बहुत ही अच्छी है, तो चर्म रोगी है वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। और भाद्रपद महीने में ये वहां पर आयोजित होता है विशाल मेला, जिसे भादवा मेला के नाम से भी जाने जाते हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। और उस बावड़ी का जब या फिर उस जल का सेवन करते हैं, तो वहां पर मान लीजिए एक जो पीड़ित लोग जाते हैं तो उसके लिए एक पर्चा होता है, तो इसलिए वहां का नाम रख दिया कि पर्चा बावड़ी कहलाता है ये। ठीक है, तो ये रामदेवरा में स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे लिए सी। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है कि कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है। यानी कनक सागर के नाम से कौन सी झील है वो प्रसिद्ध है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है मानसरोवर झील, बी में है कोलायत झील, सी है दुगारी झील, और डी है फोय सागरे झील। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि कनक सागर झील है या कनक सागर झील है वो किस कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है, यह बताना है आपको। तो अगर हम देखें तो कनक सागर के नाम से जो जाने वाले नामकरण दिया गया था वो प्रचलित झील है, वो बूंदी जिले में स्थापित है एक झील, राजस्थान के बूंदी जिले में। और बूंदी जिले से लगभग 67 किलोमीटर ये दूर है, प्रॉपर बूंदी में नहीं है, बूंदी से 67 किलोमीटर दूर ये झील स्थापित है। और वहां पर दुगारी झील है, और दुगारी झील को है वो कनक सागर के नाम से या कनक सागर है के नाम से जाना जाता है। और प्राकृतिक सौंदर्य की अगर बात करें तो यह झील हाड़ौती क्षेत्र में सबसे साफ पानी की झील कहलाती है। यानी ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, हाड़ौती क्षेत्र प्रदेश कहलाते हैं, जिले कहलाते हैं राजस्थान के। तो ये बूंदी जिले से 67 किलोमीटर दूर है, हाड़ौती प्रदेश में है, और हाड़ौती प्रदेश की सबसे स्वच्छ झील कहलाती है, मुख्य झील कहलाती है। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये झील जानी जाती है। इसका जल है वो बहुत ही स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, स्वच्छ जल है इसलिए। और यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य, इस झील पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, डेमोइसेज क्रेन के नाम से भी पक्षी आते हैं, हैंडेड गुज के नाम से भी पक्षी आते हैं। तो इस तरह से पक्षी है वो भी आते हैं यहाँ पर। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर इसकी बात करें इस झील की, तो इस झील के किनारे है वो एक छोटा सा किला भी स्थापित है। यानी छोटा किला है, दुर्ग है, जो बूंदी शैली की चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। और इन चित्रों में वहां पर जो चित्र बनाए गए हैं, इनमें हाथी के चित्र भी मिलेंगे आपको, चित्तल के चित्र भी मिलेंगे, मोर के मिलेंगे, शेर के भी मिलेंगे। इन जानवरों को वहां पर चित्र के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हाड़ौती प्रदेश की मुख्य और स्वच्छ झील के नाम से जानी जाती है। और वहां पर जो मैंने अभी बताया था कि बाहर जो अंतराल दूर दराज से जो पक्षी आते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये झील है वो जानी जाती है, मुख्य झील है। और इस झील में जो एक छोटा किला है जो अपनी चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, और उसमें किसके चित्र बनाए गए हैं, उसमें हाथी के
चीतल के, मोर के और शेर के चित्र भी बनाए गए हैं, कलाकारी की गई है। तो ये बूंदी जिले में है। तो कनक सागर के नाम से जो झील जानी जाती है वो है दुगारी झील। तो सी करेक्ट आंसर है होगा इसका। तो दुगारी झील है उसको कनक सागर झील के नाम से है जाना जाता है, जो बूंदी जिले में है, महत्वपूर्ण झील है। हाड़ौती प्रदेश के, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र की सबसे स्वच्छ झील कौन सी है। तो कनक सागर भी नाम आ सकता है, दुगारी भी आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, कनक सागर और दुगारी एक ही नाम से प्रसिद्ध है, तो दुगारी भी कर सकते हो, करेक्ट आंसर होगा उसका। कनक सागर है तो कनक सागर भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यानी राजस्थान की एकमात्र झील का नाम बताना है जहां पर नमक उत्पादन के लिए कार्य जो किया जाता है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। इसमें 4 है झीलों के नाम, पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर, लूणकरणसर। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है और 39 नंबर क्वेश्चन में से आपको बताना है कि नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, झील है जो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और वो जयपुर में, कुछ भाग नागौर में और कुछ भाग अजमेर में भी लगता है इसका। तो वो झील कहलाती है सांबर झील। ठीक है, तो सांबर जो झील है यहां पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। यहां पर नमक उत्पादन है वो सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से किया जाता है। जो कंपनी है जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से किया जाता है। और अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण है HSL यानी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के नाम से भी कंपनी है जो नमक का उत्पादन करती है। और अगर इस प्रकार सांबर झील नमक बनाने कार्य में केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्थान में नमक उत्पादन किया जाता है तो वो झील है सांबर झील, जहां पर इसमें पूर्णतः केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, राज्य सरकार का नहीं रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। तो नमक उत्पादन किया जाता है और किस कंपनी के द्वारा, HSL यानी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के नाम से, याद रख लेना HSL, और इसका पूर्ण नाम है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है ये, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि यानी रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो रामसर आर्द्र भूमि के नाम से सम्मिलित किया गया है। 4 झील है, जयसमंद झील, आना सागर झील, सी में राजसमंद झील और डी में सांबर झील। तो यानी रामसर आर्द्र भूमि में किस झील को सम्मिलित किया गया है। तो अगर इसमें देखें तो रामसर आर्द्र भूमि के नाम से आपके पास में 4 झीलें हैं। तो इसमें रामसर कन्वर्जेंस एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कहलाती है और उसका जो उद्देश्य जो होता है वो होता है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, यानी उसको बचाना, संरक्षण देना। तो अंतर्राष्ट्रीय एक संधि के रूप में होता है और भारत है वो 1982 में इस कन्वर्जेंस में शामिल हुआ था। कब है? 1982 में, सन 1982 में भारत है वो इसमें शामिल हुआ था। और राजस्थान में वर्तमान में जो अगर बात करें तो 4 स्थल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व में रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया, 4 स्थलों को। इसमें मैं अगर बात करूं तो पहला है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको सम्मिलित किया गया जो भरतपुर जिले में
स्थापित है, जो रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है सांबर झील, और इसमें आंसर भी में देखो ये रहा डी, और डी है इसका करेक्ट आंसर है, सांबर झील है वो स्थापित की गई है रामसर आर्द्र भूमि में। और यह मुख्य रूप से जयपुर जिले में नागौर जिले की सीमा पर स्थापित है, और उसका कुछ भाग है वो अजमेर जिले में भी आता है। जो सांबर झील है वो जयपुर जिले में, इस तरह से जो सांबर झील है, इस तरफ नागौर जिला आता है, और इस तरफ जयपुर आता है, और इस तरफ अजमेर भी आ जाता है। तो तीनों जिलों में स्थापित हैं। एक आता है खींचन, और खींचन है वो फलोदी जिले में है, तो पहले जोधपुर में थी, अब नवीन जिलों के रूप में अगर बात करें तो वो फलोदी जिले में है। तो इसे भी ये एक गांव है खींचन, जो वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको है वो रामसर आर्द्र भूमि के रूप में स्थापित किया गया है। और चौथा है अगर बात करें तो वो है मेनार कॉम्प्लेक्स, ये उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर में, और खेरोदा गांव के पास में ये स्थापित हुआ है। तो ये चारों के चारों रामसर आर्द्र भूमि में है। तो अगर मैं चारों के नाम आपको दोबारा बताऊं तो इसमें है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है, दूसरा है सांबर झील, तीसरा है अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय केवलादेव अभ्यारण्य है वो भरतपुर में आगे लगा लेना, भरतपुर जिला। सांबर झील है तो वो है जयपुर जिले में, नागौर में भी है, अजमेर में भी है। खींचन है तीसरा तो वो है फलोदी जिले में, नवीनतम जिला। पुराने की बात करें तो वो जोधपुर में था। 4 नंबर की बात करें तो वो है मेनार कॉम्प्लेक्स, जो उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सांबर झील, तो हमने अभी पढ़ा था। तो सांबर झील इसका करेक्ट आंसर है डी, नोटबुक में डाल लीजिए, लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये, इसमें है मुहाने से उद्गम की ओर चम्बल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है। यानी मुहाने से उद्गम की ओर, मैं पीछे जो क्वेश्चन आपको बताया था मुहाना और उद्गम बताया है मैंने आपको, तो आपको वो तो समझ में आ ही गया होगा कि मुहाना किसको कहते हैं और उद्गम किसको कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक नदी के रूप में दर्शा रहा हूं, और वो नदी रहेगी हमारी चंबल नदी। ये देखो नीचे आओ, यहां पर हम देखेंगे तो ये चंबल नदी है, और चंबल नदी ये जो भाग है जो यमुना में मिलती है ये होता है इसका मुहाना, और ये जो मध्य प्रदेश से निकलती है पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, वो है इसका उद्गम स्थल। तो यानी हमें देखना है कि मुहाने से उद्गम की ओर, ठीक है, याद रहेगा आपको, मैं तीर का निशान कर देता हूं यहां पर, तो याद रहेगा मुहाने से उद्गम की ओर आपको इसमें से सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ए में है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। क्या सही है ये? आप अपना आंसर खोज सकते हैं। बी में है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। सी है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। डी है राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध। तो इनमें से चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, और हमें बताना है कि मुहाने से अगर उद्गम की ओर जाएं तो कौन सी नदी है जिसमें इस नदी पर यह बांध का क्रम है वो सही माना जाएगा। तो अगर हमें बात करें तो गांधी सागर बांध सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में जो उद्गम की ओर होता है, और अन्य जो तीनों बांध है, राणा प्रताप सागर हो, जवाहर सागर हो और कोटा बैराज सागर बांध हो, वो राजस्थान में रहते हैं। और इसमें जो चारों बांध हैं, अगर मैं राणा प्रताप सागर की बांध करूं तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाहर सागर की बांध की बात करूं तो वो राणा प्रताप सागर के बांध के 28 किलोमीटर ही दूर है।
कोटा बैराज की बात करूं तो वो कोटा जिले में स्थापित है। तो अगर इन जिलों की अगर बात करें और गांधी सागर की अगर बात करें तो वो आता है मंदसौर जिले में। तो उद्गम से मुहाने की ओर तो सबसे पहले बांध आएगा वो आएगा गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आएगा, सॉरी लास्ट में, अंतिम में मध्य प्रदेश में। तो ये इसका उद्गम है। तो यहां पर हम दर्शा देते हैं गांधी सागर बांध, ये लो। तो गांधी सागर बांध है वो अंतिम छोर पर होगा, तो वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। कौन सा होगा? तो आप देख रहे हैं 4 विकल्प, हमने एक ही बांध दर्शाया है और एक बांध दर्शाते ही हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उद्गम स्थल है नदी का ये, और ये यमुना नदी में मिलती है, तो ये इसका मुहाना है। तो यानी सबसे पहले हमें देखना कि चलना तो इधर से इधर है, तो ये पहले ये उद्गम स्थल की ओर है, ये मुहाने से उद्गम स्थल की ओर करना था, पर तो हमने ये ढूंढ लिया कि गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए वो लास्ट में आएगा। और लास्ट की अगर बात करें तो बी ऑप्शन में गांधी सागर बांध लास्ट में आता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जवाहर सागर बांध आ गया, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध आ गया, दोनों चित्तौड़गढ़ में, और 28 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, केवल 28 किलोमीटर की, और 28 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों स्थापित है। और कोटा जिले में अगर बात करें, कोटा बैराज की बात करें तो यहां पर कोटा आता है। तो ये क्रम से बात करें तो यानी मुहाने से कोटा बैराज, कोटा बैराज के बाद में जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और 4 नंबर आता है गांधी सागर बांध। तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो चारों बांध है, नाम लिख लीजिए आप, क्रम से मैं बता देता हूं। उद्गम से मुहाने की ओर है तो उसमें गांधी सागर बांध, ये है गांधी सागर बांध, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, ये है जवाहर सागर बांध, ये है, और कोटा बैराज, ये चारों बांध है। टिक लगा लीजिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो आपने नोट कर लिया होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये। इसमें पूछा गया है कांठल की गंगा और कामधेनु, यानी दो नाम है, कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? एक तो है कांठल की गंगा और दूसरी है कामधेनु के नाम से जो नदी जानी जाती है, उन नदियों के नाम बताने हैं आपको कि कांठल की गंगा किसको कहते हैं, कामधेनु है वो कौन सी नदी को कहा जाता है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। इसमें ए में है बनास और काली सिंध, बी में है लूणी और परवन नदी, सी में है जोजड़ी और बाणगंगा नदी, डी में है माही और चंबल नदी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध, हमने बेनेश्वर तीर्थ स्थल जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो वो आप जाकर के दोबारा देख सकते हो। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, मुख्य क्वेश्चन है। और उसको कांठल की गंगा जो डूंगरपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, जिसे माही नदी को कहते हैं। कामधेनु के नाम से, त्रमवती के नाम से है वो चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी। अब मैं इससे संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ मैं आपको लिखवा देता हूं, नोटबुक में नोट कर लीजिए। कांठल गंगा की पहचान क्या क्या है? तो कांठल की गंगा है, इसका माही नदी का उपनाम है जो माही नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है कांठल। ठीक है ना, कांठल प्रदेश है या 56 का मैदान है, वो प्रतापगढ़ के और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। और जहां पर माही नदी जो प्रवाहित होती है, और माही नदी को कांठल की गंगा के साथ साथ में बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो प्रदेश है वो बागड़ प्रदेश है, और बागड़ प्रदेश होने की वजह से उसे बागड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ में इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। तो किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को ही कहते हैं, याद रखना। और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नदी के 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत नाम है जो आप अपने नोटबुक में डाल सकते हो। माही नदी लगा लीजिए,
और माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का भाग है। और इस नदी को कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और बागड़ की गंगा के नाम से, आदिवासी गंगा के नाम से, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं कामधेनु जो चंबल नदी को कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें कामधेनु की तो वो चंबल नदी को कहते हैं और चंबल नदी है वो राजस्थान की एक 12 मासी नित्यवाही नदी कहलाती है। ठीक है ना। तो यानी जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है उससे होकर के जाती है और ये चंबल नदी है वो यमुना नदी में आगे जाकर के मिल जाती है। और इस नदी पर है वो बांध बनाए गए जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज के नाम से प्रसिद्ध है, वो इसी नदी पर है। और ये राजस्थान के लिए आर्थिक महत्व के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और आर्थिक महत्व अधिक होने की वजह से इस नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। और इस नदी का चंबल नदी है वर्तमान नाम, परंतु इसे प्राचीन समय में अगर नाम की बात करें तो इसे चरमवती नदी भी कहते हैं। तो इसको चरमवती के नाम से भी जाना जाता है और कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि राजस्थान के आर्थिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये। तो दोनों नदियों के बारे में पता चल गया आपको, माही नदी और चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण भारत की सवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है और बागड़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कहलाती है। चंबल नदी कामधेनु चरणवती के नाम से जानी जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे लिए जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ये। क्वेश्चन है मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। यानी मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है जिसको उपमा ये नाम दिया गया है कि मृत नदी कहलाती है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। क्या कांतली नदी को कहते हैं, बी में कांकनी नदी, सी में साबरमती और डी में गंगर नदी। तो ये 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि किस नदी को है वो मृत नदी के नाम से है जाना जाता है। तो अगर मृत नदी के नाम से जाना जाने वाली जो नदी है वो है गगर नदी और गगर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी एक मौसमी नदी है, वर्षा ऋतु में इसका जल है वो अत्यधिक होता है वरना ये नदी सूख जाती है और बाढ़ की स्थिति में इसका जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक है वो चला जाता है। तो एक मानसून या मौसमी नदी कहलाती है और मानसून के बारिश पर यह निर्भर रहने वाली नदी है। अगर इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, यानी हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की हिमालय की जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी का उद्गम होता है और उद्गम होता हुआ पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है। तो इसका उद्गम लिख लो, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और ये पंजाब हरियाणा से बहती हुई राजस्थान में आती है और राजस्थान में आने के बाद में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में बहती है। जो गगर नदी है जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में बहती है और बाद में क्या हो जाती है, थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। और बाढ़ की जब स्थिति आती है तो इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है और जब ये नदी वर्षा नहीं होती सूख जाती है, इसलिए इसको मृत नदी या बिना प्रवाह वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐतिहासिक और कुछ भौगोलिक महत्व भी है इस नदी का। कुछ विद्वान मानते हैं कि गंगर नदी है वो प्राचीन सरस्वती नदी कहलाती थी, यानी प्राचीन समय में ये जो गगर नदी है वो सरस्वती के नाम से जानी जाती है, जो वर्तमान में हम गगर नदी के नाम से पुकारते हैं इस नदी को। और पहले ये एक 12 मासी नदी थी, यानी हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी थी क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी ये नदी। तो उस शिवालिक पहाड़ियों से हिम से निकलती थी तो वहाँ से हिम का जल है वो इसमें लगातार है वो बहता था, इसलिए इसको 12 मासी नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी के किनारे हैं बहुत सारी सिंधु घाटी सभ्यता के
सभ्यता भी है, जैसे कालीबंगा जो सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, वो भी है। तो ऐतिहासिक महत्व भी है इसका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो मृत नदी के नाम से जो उपमा दी गई है किस नदी को दी गई है, वो है गगर नदी को। और गगर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो ये पंजाब राज्य में, हरियाणा में और फिर राजस्थान में, तीनों राज्यों से बहती हुई, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ इन 2 जिलों में बहती है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे थी। जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे है। और इस नदी को जो प्राचीन जो नामकरण दिया था, प्राचीन नाम था, वो था सरस्वती नदी। और प्राचीन समय में ये नदी 12मासी नदी थी, यानी कभी नहीं सूखती थी, ये हमेशा प्रवाहित होती थी, इसमें जल रहता था। और इसके बाद में वर्तमान समय में ये थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी, यानी यहां से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर यहां पर पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में राजस्थान, तो यहां से प्रवाहित होती मरुस्थल में चली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, यानी कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है, यानी इस कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है। और कोठारी नदी में 4 विकल्प है कि बिजराल की पहाड़ियों से होता है क्या, 2 नंबर है दिवेर की पहाड़ियों से, 3 नंबर है गोगुंदा की पहाड़ियों से, 4 नंबर है पडरार की पहाड़ियों से। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है। अगर कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोठारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है बनास नदी की सहायक नदी। और इसका जो उद्गम होता है वो राजसमंद जिले से होता है, राजसमंद के देवगढ़ के पास से इसका उद्गम होता है। और राजसमंद में पहाड़ियां हैं, वो है दिवेर की पहाड़ियां। तो आपको आंसर का पता चल गया होगा कि बी इसका करेक्ट आंसर है, दिवेर की पहाड़ियां। तो कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ियों से होता है। और इसकी सहायक नदी है वो बनास नदी है, जो राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास से होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये दिवेर की जो पहाड़ियां हैं वो एक अरावली का हिस्सा माना जाता है, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। और ये राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहती है, दोनों जिलों से बहती हुई, और फिर कोटड़ा तहसील में बनास नदी में मिल जाती है, भीलवाड़ा में। तो राजसमंद से बहती हुई भीलवाड़ा में जाती है, और भीलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में जो नंदराय के पास में जो बनास नदी है वहां पर ये बनास नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है मेजा बांध। और मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है, या मैं आपके लिए बता देता हूं। और ये बांध है वो भीलवाड़ा जिले में है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी पर बनाया गया है। और ये बांध क्यों है, क्योंकि भीलवाड़ा जिला और उसके आसपास के जो गांव है, क्षेत्र है, तो उनको पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, ये जल पहुंचाती है, तो इसके लिए जाना जाता है। तो दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में है, वहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, फिर भीलवाड़ा में जाती है। और भीलवाड़ा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मेजा बांध, जो वहां भीलवाड़ा जिला और उसके आसपास के गांव है उसको पेयजल की व्यवस्था और सिंचाई मुहैया कराती है। और उसके बाद में कोटड़ी तहसील में नंदराय के पास में भीलवाड़ा जिले में ये बनास नदी में मिल जाती है। तो ये थी कोठारी नदी के बारे में जानकारी। तो इसमें दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में भीलवाड़ा जिले में ये बनास नदी में मिल जाती है। तो कोठारी नदी के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी है कि इस पर कौन सा बांध भी बनाया गया है। तो वो बांध कौन सा है, मेजा बांध बनाया गया जो भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना।
तो आप उसके साथ साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, कुछ नहीं लगने वाला है। आपका हौसला मुझे क्लास बनाने के लिए प्रेरित करता है, और मैं ये क्लास आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं। तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? यानी भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थल है वो स्थित है? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों में है कि क्या लूणी नदी, ए में है लूणी नदी, बी में कोठारी नदी, सी में बनास नदी और डी में चंबल नदी। तो ये चारों विकल्प है हमारे पास में। तो भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? तो बागोर एक सभ्यता है, ठीक है ना, बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में है, वो आपको बताना है कि कौन सी नदी पर स्थापित की गई है। तो अगर इसकी बात करें तो वो राजस्थान में सबसे बड़ा और अच्छी तरह से मध्य पाषाणकालीन जो स्थल के नाम से जाना जाता है इसको, बागोर को, तो नोट कर लीजिए। बागोर है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है, और ये भीलवाड़ा जिले में है। जो कौन सी तहसील में की अगर बात करें तो मंडल तहसील के पास में कोठारी नदी के बाएं किनारे पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो ये कोठारी नदी के बाएं किनारे पर स्थापित किया गया है, जो रेत के टीले जिसे स्थानीय रूप से महास्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यानी कोठारी नदी के बाएं किनारे पर यह स्थापित है बागोर सभ्यता, जो मध्य पाषाणकालीन जो सभ्यता स्थल माना जाता है ये भीलवाड़ा जिले के मंडल तहसील में कोठारी नदी पर। और ये जो रेत का टीला है जिसे स्थानीय भाषा में महास्ती के नाम से जाना जाता है इसको, बागोर को, ठीक है ना। और बागोर सभ्यता का महत्व उत्खनन की बात करें तो इस बागोर सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1967 में। ये भी नोट कर लीजिए कि बागोर सभ्यता की जो खोज की गई थी 1967 में की गई थी। वो किसके द्वारा? डॉक्टर LS लेस्निक के द्वारा की गई थी। तो डॉक्टर LS लेस्निक ने 1967 में भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता की खोज की गई थी, और बाद में डॉक्टर VN मिश्रा और वसंत शिंदे द्वारा इसका है वो उत्खनन है वो भी किया गया था बाद में। तो 1967 में सबसे पहले है डॉक्टर LS लेस्निक के द्वारा खोज की गई थी, और बाद में जो उत्खनन किया गया था वो डॉक्टर VN मिश्रा के द्वारा और वसंत शिंदे के द्वारा उसका उत्खनन किया गया था। अगर इसके साक्ष्य की अगर बात करें, बागोर सभ्यता के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से पशुपालन जिस तरह में से भेड़ है, बकरी है, मवेशियां हैं, और आग के उपयोग के शुरुआती जो प्रमाण है वो भी मिले हैं यहाँ पर, जो लगभग बताए जाते हैं कि 5000 ईसा पूर्व से यहाँ पर जो सभ्यता मानी जाती है पुरानी। तो यहाँ पर भेड़ के, बकरी के और मवेशियों के जो पशुपालन जो लोग करते थे वहाँ के जो साक्ष्य है वो मिले यहाँ पर। और खोज है वह यहाँ पर कुछ छोटे पत्थर के औजार भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी बागोर सभ्यता में मिले हैं, और कुछ मानव कंकाल भी दफनाए गए थे वो भी मिले। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो मृत शरीर को दफनाया जाता था पहले, बागोर सभ्यता से पता चलता है कि दफनाया जाता था। और ये मध्य पाषाण काल का आरंभिक ऐतिहासिक स्थल है। तो ये कोठारी नदी पर स्थापित किया गया है बागोर सभ्यता है वो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता है। और ये एक वहाँ पर रेत का टीला है जिसे महासती के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी और बात करें तो मैं दोबारा बता देता हूँ, 1967 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी डॉक्टर LS लेस्निक के द्वारा। और इसका उत्खनन जो किया गया था बाद में वो किया गया था डॉक्टर VN मिश्रा के द्वारा और वसंत शिंदे के द्वारा इसका उत्खनन है वो किया गया था। यहाँ पर क्या मिले थे साक्ष्य? वो भेड़, बकरी और मवेशियों के और आग के जो उपयोग, जो शुरुआती उपयोग थे वो भी मिले थे। और इसमें छोटे पत्थर के औजार भी मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं,
और मानव को दफनाए हुए कंकाल है, मानव की अस्थियां, वो भी यहाँ पर मिली है। तो ये कौन सी नदी पर है भीलवाड़ा जिले में? वो है इसका करेक्ट आंसर बी, कोठारी नदी पर। तो इस कोठारी नदी भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता के आपको सभी मैटर बता दिए गए हैं, इससे अलग से कुछ आने वाला आपके लिए नहीं है। तो इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। करेक्ट विकल्प है बी, बागोर जो सभ्यता है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? यानी राजस्थान में जो खारे पानी की झील है वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? राजस्थान में अनेक खारे पानी की झील है, सांबर है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, डीडवाना है, इस तरह की अनेक खारे पानी की झील है। तो वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है आज? तो अगर इसकी बात करें तो भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो पहले जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उत्तर का भाग है उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था और दक्षिण का जो भाग था तो उसके गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो मध्यवर्ती जो भाग था, ये बीच का जो भाग था, यहां पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और टेथिस सागर था, उसमें सभी जो नदियां थी, अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां इसमें आकर के गिरती थी। और सभी नदियां गिरने के बाद में यहाँ पर जो मिट्टी का, कंकड़ पत्थर का निक्षेपण होने से एक मैदान में परिवर्तित हो गया था। और मैदान में परिवर्तित होने की वजह से यहाँ पर कुछ भाग झीलों के रूप में और कुछ जो छोटी नदियों के रूप में आज भी जो प्रवाहित होती है नदियां, वो कुछ यमुना, जैसे चंबल नदी है वो आती है इधर, तो यमुना नदी में मिलती है, कुछ अन्य नदियां भी आती है। तो ये टेथिस सागर का अवशेष कहलाती है, जो करोड़ों वर्ष पहले एक हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत के जो ये मैदानी भाग था, क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इसका मध्यवर्ती भाग था। और ये जो भाग है वो राजस्थान की अगर बात करें तो इसका पश्चिमी भाग मरुस्थल में परिवर्तित हो गया और पूर्वी भाग मैदानी भाग के रूप में स्थापित हो गया। तो ये भाग है वो टेथिस सागर का एक हिस्सा है। और ये कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक हुए थे, प्लेटें हैं वो कुछ का अभिसरण हुआ, कुछ का अपसरण हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से इस तरह से खिसकी और खिसकने से आपस में स्थलीय भाग है वो जुड़ते चले गए और वहां पर स्थलीय भाग के रूप में हो गया था। और ये कुछ भाग जो झीलों के रूप में है, जो कुछ भाग टकराए आपस में और टकराने के भाग में जो भाग शेष बचा, निम्न भाग बचा था, वहाँ वो भाग आज भी टेथिस सागर के रूप में है और वो खारा जल है वहां पर। तो वहां पर लवणता की मात्रा अत्यधिक है। और इसके कुछ भौतिक प्रमाण भी आज भी अगर देखने को मिले तो वो जैसलमेर में समुद्री जीवाश्मों में पाया जाता है, जो खारे पानी की झील में नमक और की उच्चतम मात्रा भी आपको मिलेगी और इसलिए ये टेथिस सागर के भाग है वो माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जितने भी राजस्थान की झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है, तो वो आएगी टेथिस सागर के अवशेष मानी जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये। इसमें है कि निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, यानी बीकानेर से संबंध किसका नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से बीकानेर का संबंध किस नहीं है, तो ए में है कोलायत, बी में है अनूप सागर, सी में है गजनेर सूरसागर और डी में, सॉरी में से हो गया ये द है, डी में है गेब सागर। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि किसका संबंध बीकानेर से नहीं है। पहला अगर ए भाग ले, कोलायत लें, तो कोलायत है वो कपिल सरोवर भी कहा जाता है इसको, और ये राजस्थान के बीकानेर जिले में ही मौजूद है। ठीक है ना, तो ये कपिल सरोवर के नाम से जाने जाने वाला एक धार्मिक तीर्थ स्थल भी है कोलायत।
और यहाँ पर जो हर साल जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है कोलायत में। तो ये बीकानेर से संबंध है इसका। तो अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है अनूप सागर, और अनूप सागर है वो बीकानेर एक ऐतिहासिक जल स्रोत माना जाता है। तो अनूप सागर भी बीकानेर में है। गजनेर सूरसागर की बात करें तो गजनेर झील और सूरसागर झील है, एक तो है गजनेर झील के नाम से, एक है सूरसागर के नाम से। तो यहाँ पर गजनेर और सूरसागर दोनों ही दे दिए, तो दोनों ही बीकानेर जिले में है, ठीक है ना। तो गजनेर प्लेस झील प्रसिद्ध महल भी है एक, जिसे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था, और सूरसागर है एक पुरानी झील है बीकानेर में। तो इन तीनों का संबंध कोलायत, अनूप सागर और गजनेर तीनों का संबंध बीकानेर से है। पर तो गेब सागर की अगर बात करें तो गेब सागर का संबंध है वो बीकानेर से नहीं है। ये गेब सागर एक कृत्रिम झील है, और इसका जो संबंध है वो है डूंगरपुर जिले से। तो इसका संबंध डूंगरपुर जिले से है, और ये 15वीं शताब्दी में महाराजा गोपीनाथ जो गेप्पा रावल के नाम से इसका निर्माण है वो करवाया गया था। और ये एक डूंगरपुर जिले का प्रमुख आकर्षण पर्यटक स्थल के भी माना जाता है। और इस गेब सागर के चारों ओर कई मंदिर भी है और कई महल भी स्थापित हैं। तो इसका डी है वो करेक्ट आंसर होगा, गेब सागर। और गेब सागर का संबंध है वो बीकानेर से नहीं है बल्कि डूंगरपुर से संबंधित है। और गेब सागर के बारे में भी आप जानकारी नोट कर लीजिएगा। ये कृत्रिम झील है जो 15वीं शताब्दी में डूंगरपुर जिले में महाराजा गोपीनाथ जो गेप्पा रावल के नाम से जाना जाता था तो उनके द्वारा बनाया गया था। और ये प्रमुख आकर्षण पर्यटन स्थल भी है जिसके चारों ओर मंदिर है और कुछ महल भी स्थापित हैं, और अन्य आपको अलग अलग बताई दिए। कोलायत एक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, बीकानेर जिले में मौजूद है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? तो आपको बताना है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में स्थापित हैं। तो आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, जयपुर ए में, बी में जोधपुर, सी में नागौर, डी में बाड़मेर। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से आप दोगे, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में स्थापित है। तो 4 विकल्प के तौर पर है, जयपुर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर है। तो इनमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। कमेंट में आप ए बी सी डी इस तरह से कोई भी सही लगे तो वो भी लिख सकते हो। इसमें से आपको लिखना है कि जिले का नाम लिखना है, तो जिले का नाम लिख दीजिए, कमेंट जरूर दोगे आप। तो आप इस वीडियो को पूर्णतः देखें शुरू से लेके एंडिंग तक, और इसमें आप ये इस क्वेश्चन का 48 नंबर क्वेश्चन लगा करके आप मुझे एक आंसर जरूर दोगे कि इसका ये आंसर है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में है। तो मैं देखता हूं आप कमेंट किस तरह से देते हो मुझे। पीछे जो वीडियो में मैंने कमेंट के बारे में आपको कहा है तो भरपूर कमेंट आए हैं, और सभी के आंसर है वो सही आए हैं, 1-2 को छोड़ करके। और वो निराश न हो, वो आगे तैयारी करें। मेरे वीडियो हमेशा परमानेंट देखते रहें, आपको समझ में आएगी। ज्योग्राफी बहुत ईजी है, एकदम आसान है आपके लिए, माइंड में बिठा देंगे ज्योग्राफी। तो यानी सर्वाधिक जिले हैं वो किस जिले में, ये कमेंट आपको करना है, आपको इसका आंसर देना है। मैं आशा करता हूं कि आप इसका सही आंसर दोगे, मुझे उम्मीद है आप पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप पर ही छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन, उदयपुर में स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये यहां पर मिस प्रिंट हो गया, सॉरी, कि कोई बुरा नहीं माने, ये शासक है, किस शासक के काल में हुआ था। तो यानी पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में है, और उदयपुर जिले में इस पिछोला झील का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा है वो करवाया गया है।
तो हमारे पास में 4 विकल्प आते हैं और चारों विकल्प अगर हम पढ़ें तो चारों विकल्पों में ए में है महाराणा कुंभा, बी में है महाराणा मोकल, सी में है महाराणा उद्देश्य, डी में है महाराणा लाखा। तो इन चारों में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है और सही आंसर देना है कि इसमें किसने इसका निर्माण करवाया था। तो अगर इस झील की सबसे पहले मैं बता देता हूं, उदयपुर जिले में जो पिछोला झील है, ये झील उदयपुर शहर में एक कृत्रिम झील है, क्योंकि मानव के द्वारा निर्मित झील है, ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा अपने हाथों से बनाई गई झील होती है, उसको कृत्रिम बोलते हैं। प्राकृतिक वो होती है जो प्रकृति प्रदत्त जो झील होती है, उसे प्राकृतिक बोलते हैं। और इसका निर्माण है 1362 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो नोट कर लीजिए, 1362 ईस्वी में कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। अगर इसके निर्माता की बात करें तो स्थानीय जो अभिलेख है या ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण है वो पिट्ठू बंजारा नामक एक बंजारे जो अनाज का व्यापारी था, अपने मवेशियों के लिए करवाया था। क्योंकि अपने मवेशियों के लिए वहां पर पानी नहीं था। मवेशी यानी जो पशु होते हैं वो चराता था, जो जिसका नाम है पिट्ठू बंजारा के नाम से, जो अनाज व्यापारी था। तो वो अपने मवेशियों को वहां पर जल पिलाने के लिए अपने जानवरों को, तो इसलिए उन्होंने अपने हाथों से है वो इस झील का है वो खुदाई की थी। और अगर शासनकाल की बात करें तो इसका निर्माण है वो शासक था महाराणा लाखा। तो महाराणा लाखा जो या राणा लाखा के नाम से प्रसिद्ध है, उसके शासनकाल में हुआ था। और किसने करवाया था? वो करवाया था पिट्ठू बंजारा ने, एक व्यापारी ने करवाया था। तो इसने पूछा है कि किसके शासन काल में हुआ था, तो राणा लाखा के है। तो राणा लाखा हमने इसमें डी में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगर किसने करवाया तो आप डाल लीजिए पिट्ठू बंजारा ने, जो एक अनाज व्यापारी था, जो एक बंजारा था, जो अपने मवेशियों को पानी के जल के उद्देश्य से करवाया था। और इसके बाद में जो विकास कार्य हुए थे, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें अनेक शासक आए थे, उन्होंने उसका शुद्धिकरण भी करवाया था और उनका कुछ विस्तार भी करवाया था। जिस तरह से महाराणा उद्देश्य आए, जो महाराणा उद्देश्य द्वितीय थे, जिन्होंने उदयपुर शहर की जो स्थापना की थी, तो इसकी झील की सुंदरता से प्रभावित होकर के ही की थी। ठीक है ना, जो उदयपुर जिले में है, जो उदयपुर जिले की जो स्थापना की थी महाराणा उदयसिंह द्वितीय ने की थी। तो उन्होंने इस झील की सुंदरता को देखते ही यहाँ से उदयपुर जिले की स्थापना की थी, शहर की। और इस झील पर पत्थरों का एक बांध भी बनाया गया था। और बाद में इसमें महाराणा भीम सिंह जी आए भी थे, जवान सिंह जी और स्वरूप सिंह जी ने भी इसमें कुछ मरम्मत और सौंदर्यीकरण भी करवाया गया था। ठीक है ना, तो अनेक जो शासक राजा महाराजा आए, उन्होंने उनका जो मरम्मत करवाई थी, शुद्धिकरण करवाया था, शुद्धिकरण भी करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो किसके शासन काल में हुआ था? वो महाराणा लाखा के काल में हुआ था। किसने करवाया था? वो पिट्ठू बंजारा ने करवाया था। कब करवाया था? अगर कब की बात करें तो वो 1362 ईस्वी का समय आता है, जो उदयपुर जिले में इस झील का निर्माण हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को कहा जाता है कि अर्जुन की गंगा है? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में हमें देखें तो इसमें ए में मेज नदी, बी में बाणगंगा नदी, सी में कोठारी नदी, डी में खारी नदी। और ये चारों विकल्प हैं। इन विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है और हमें बताना है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अगर हम बात करें अर्जुन की गंगा है, उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ताली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यानी ताली नदी के नाम से या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो नदी है वो है बाणगंगा नदी, बी।
और बाणगंगा नदी के बारे में मैं आपको पूर्णतः जानकारी दे देता हूं कि इसको अर्जुन की गंगा या फिर ताली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पौराणिक मान्यता की अगर बात करें तो ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जो पांडव थे, जो अज्ञातवास के दौरान है, वो अर्जुन ने अपने तीरों से जमीन पर प्रहार करके है वो इस झील का इस नदी का है वो बनाई गई थी। और अर्जुन ने जब बाण चलाया था और उस स्थान से है वो जल है वो निकलना शुरू हो गया था, ठीक है ना, एक स्रोत फूट पड़ा और इससे जल है वो बहता हुआ चला गया और एक नदी आज वर्तमान में एक नदी बहती है जिसे बाणगंगा कहते हैं, जिसे अर्जुन की गंगा या ताल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्जुन के बाणों से निकली गई ये नदी है जिसे बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब पांडवों ने क्या किया था, अज्ञातवास के दौरान यहां से जा रहे थे, जब प्यासे थे, प्यास लगी थी, जहां आसपास में कोई जल नहीं था, तो अर्जुन ने अपने बाण है वो चलाया था, तो वहां से जल का एक सैलाब उमड़ पड़ा और वहां से जल निकला था और वो जल आज भी एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है जिसे हम बाणगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो इसका उद्गम है वो राजस्थान में जयपुर जिले में बेराट की पहाड़ियों से ही होता है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम है जयपुर जिले में, जो बेराट की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये जयपुर जिले में, फिर दौसा में, भरतपुर जिले से बहती है और अंत में उत्तर की ओर बहती हुई गंभीर नदी में मिल जाती है। तो ये आखिर में कब कहाँ मिल जाती है, गंभीर नदी मिल जाती है। और इसमें एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है रामगढ़ बांध, जो बाणगंगा नदी पर है, रामगढ़ बांध है। अन्य नाम के नाम से भी ये नदी जानी जाती है, जिसे रुडित नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये शुष्क मरुस्थल में कभी कभी ये खो भी जाती है नदी, वर्षा कम होती है मरुस्थलीय भाग में तो ये खो जाने वाली नदी भी कहलाती है। तो ये था अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। इस नदी को अन्य नाम से भी अगर पुकारें तो वो ताल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर अपने धनुष से इस नदी को निर्माण किया था, या माने तो बाण चलाया था और उसके बाद में एक जल का सैलाब उमड़ पड़ा था और उसके बाद में ये नदी प्रवाहित हुई थी। और ये नदी है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में बहती है और अंत में किसमें, गंभीर नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है ये। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है। यानी सर्वाधिक बीहड़ भूमि और कंदराएं हैं वो किस नदी पर स्थापित है। बीहड़ भूमि या कंदराएं उनको कहते हैं जिसे उत्खात भूमि कहलाती है, कृषि के लिए प्रतिकूल होती है, कृषि नहीं की जाती, उसको कहते हैं। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, क्या बनास नदी, बी में है चंबल नदी, सी में काली सिंध नदी और डी है बेड़च नदी। किस नदी पर स्थित है, किस नदी के क्षेत्र में है। तो बीहड़ भूमि अगर बात करें तो आपको बताया था राजस्थान में पूर्व में पठार, जो हाड़ौती का पठार है और पूर्वी मैदानी भाग से जो प्रवाहित होती है, और इसमें 4 बांध बनाए गए हैं, एक मध्य प्रदेश में और 3 राजस्थान में। गांधी बजाज सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज राजस्थान में स्थापित है, वो है चंबल नदी। तो इसमें बी है वो करेक्ट आंसर माना जाता है। इसमें अलग से मैं जानकारियां बता देता हूं चंबल नदी के बारे में। बीहड़ भूमि का निर्माण है वो अपने तीव्र ऊर्ध्वाधर अपर्दन के लिए भी ये नदी जानी जाती है, क्योंकि ये जब इस तरह से नदी मुख्य नदी है और अनेक जब वितरिकाओं के रूप में जल इसमें आता है तो बीच का भाग ऊपर उठा होता है और अन्य भाग है वो यहाँ से वितरिकाएं आती है वो नीचे का भाग हो जाता है, निम्न भाग हो जाता है। तो ये भाग कटा पटा हुआ भाग होता है और यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, तो इसलिए इसी को बीहड़ भूमि या कंदराएं या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्षेत्र है वो चंबल बेसिन में अगर बात करें तो कोटा में, सवाई माधोपुर में, करौली में और धौलपुर में स्थापित है। और जो बीहड़ की रानी के नाम से अगर जिले की बात करें तो वो आता है करौली,
बीहड़ की रानी के नाम से जानी जाती है करौली। ठीक है, तो करौली जिले को है जो बीहड़ की रानी या उत्कात की रानी के नाम से जानी जाने वाली नदी है। तो इसमें बी आंसर है वो सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये, भेंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? यानी भेंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो किस नदी के संगम पर स्थापित है? तो भेंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है और हमारे पास में 4 विकल्प है। क्या बनास और चंबल नदी के संगम पर है, बी में है चंबल और गंभीरी नदी के संगम पर है, सी में है चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, डी में है चंबल और काली सिंध नदी के संगम पर है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये भेंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जो एक खड़ी पहाड़ी पर स्थापित है ये जल दुर्ग। और इस दुर्ग का अगर महत्व की बात करें तो ये जल दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ है इस तरह से नदी आती है और दूसरी तरफ है इस तरह से नदी आती है। तो ये जब नदी मिलती है तो वो इसका संगम स्थल होता है। तो इस संगम स्थल पर जब नदी है तो इसके मान लीजिए कि इसकी चारों ओर जब नदियों का प्रवाह होता है तो इसको जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और उपनाम भी दिए गए हैं। इसमें कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व को देखते हुए राजस्थान का वेल्लोर कहा था भेंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान का वेल्लोर है वो भेंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। और इतिहास में अगर बात करें तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ये कौन सी नदियों के संगम स्थल पर है, उनकी अगर बात करें तो वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित 2 नदियां हैं, चंबल और बामनी नदी। तो इसमें सी आंसर आप देख रहे हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भेंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के संगम पर है, तो वो है चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थापित है। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में। अब हमें समय वो इजाजत नहीं दे रहे हैं आगे, तो आप इस क्लास को पूर्णतः देखें। क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की ज्योग्राफी से, इंडिया ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्प क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए। मुझे इस जो मैं पीछे के मैं वीडियो देखता हूं तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। इसके लिए आपको एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।